दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक बहुत ही प्रचलित योग की और नाम है कालसर्प योग। देखिए, वैसे तो कालसर्प योग नाम के दोष का योग का वर्णन किसी भी ज्योतिषी ग्रंथ जैसे बृहद पराशरी, लघु पराशरी, मानसागरी या भृगु संहिता आदि ग्रंथों में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ योग ऐसे देखने को जरूर मिलते हैं जिसमें अगर दो पाप ग्रहों के बीच में कोई ग्रह फंस जाए तो इसका विपरीत असर कुंडली पर जरूर पड़ता है। ऐसे में आप अपनी कुंडली से शुभ ग्रहों को पहचान कर रत्नों के माध्यम से, बीज मंत्र के माध्यम से उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और बुरे ग्रहों को पहचान कर उनको शांत कर लेते हैं तो सारी कुंडली आपकी बैलेंस हो जाती है। मैं आपको कालसर्प का व्यक्तिगत अनुभव बता देना चाहता हूं कि कालसर्प वाले 80% व्यक्तियों की कुंडली में मैंने अच्छे परिणामों को देखा है। कालसर्प लिए 80% व्यक्ति आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके पास नेम, फेम, हेल्थ और वेल्थ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सिर्फ राहु और केतु के एक साइड सारे ग्रह देखते ही किसी व्यक्ति को बताने लगेंगे कि आपकी कुंडली में तो कालसर्प दोष है, आपकी सारी लाइफ प्रॉब्लम में निकलेगी, बनता काम बिगड़ेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, मानसिक अवसाद रहेगा, आर्थिक परेशानी रहेगी वगैरह वगैरह, तो उस कुंडली में जब अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी और उस व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलेंगे तो उस समय आपका सारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो कालसर्प की कुंडली में राहु केतु की स्थिति तो देखनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी है, उसके बाद ही फाइनल प्रेडिक्शन करनी है। क्योंकि अन्य ग्रहों से जो भी योग, राजयोग बन रहे हैं उसका भी परिणाम उस व्यक्ति को मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, जब सारे ग्रह राहु और केतु के एक साइड में आ जाते हैं तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। अगर राहु और केतु के युति में भी कोई ग्रह है तो भी कालसर्प दोष का निर्माण होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहु और केतु के अगर एक ग्रह अगर बाहर है तो भी उसको आंशिक कालसर्प दोष का नाम देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। आंशिक नाम का कोई भी कालसर्प योग नहीं होता है। तो दोस्तों, 12 भाव और 12 राशियों के अकॉर्डिंग कुल 144 तरह के कालसर्प योग बताए गए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 12 प्रकार के योग की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में है तो यहाँ बनता है अनंत नामक कालसर्प योग। अगर राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में है तो बनता है कुलिक नामक कालसर्प योग। अगर राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में तो बनता है वासुकी नामक कालसर्प योग। अगर राहु चतुर्थ भाव में और केतु दसम भाव में है तो बनता है शंखपाल नामक कालसर्प योग। अगर राहु पाँचवें भाव में और केतु एकादश भाव में है तो बनता है पद्म नामक कालसर्प योग। अगर राहु छठवें भाव में और केतु 12वें भाव में है तो बनता है महापद्म नामक कालसर्प योग। अगर राहु सप्तम में है और केतु लग्न में है तो बनता है तक्षक नामक कालसर्प योग। अगर राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में है तो बनता है कर्कोटक नामक कालसर्प योग। अगर राहु नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में है तो बनता है शंखचूड़। अगर राहु दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में तो बनता है घातक नामक कालसर्प योग। अगर राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में तो बनता है विषधर नामक कालसर्प योग। और अगर राहु द्वादश भाव में है और केतु षष्ठम भाव में है तो बनता है शेष नामक कालसर्प योग। अब बात कर लेते हैं 12 प्रकार के कालसर्प योग के रिजल्ट की कि ये परिणाम कैसा देंगे। तो देखिए, लग्न में बनने वाला अनंत नामक कालसर्प योग जातक को भ्रमित कर देता है, जातक के व्यक्तित्व को जो है अव्यवस्थित कर देता है। जातक में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहती, वो सदैव भ्रमित रहता है। वहीं द्वितीय भाव में बनने वाला कालसर्प योग परिवार में कलह करा सकता है। जातक अपने बात का पक्का न हो के जातक जब जैसा तब तैसा वाली बात करता है, मतलब वो अपने वाणी का पक्का नहीं होता है, अपनी जबान का पक्का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब दूसरे भाव में राहु और होंगे तो 8वें भाव में केतु होंगे
तो 8वें भाव में केतु कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अचानक धन लाभ कराने वाले होते हैं। अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो आपको उसमें सफलता दिलाने वाले होते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी में अगर आपका पैसा लगा है तो उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। तो तृतीय भाव में अगर राहु हैं तो तृतीय भाव में राहु, जैसा कि आपको मालूम है, तृतीय भाव में राहु कारक हो जाते हैं तृतीय, षष्टम और एकादश में। तो तृतीय भाव में राहु हैं तो यहाँ ये किसी भी काम के लिए ज़्यादा मेहनत करा सकते हैं, परिश्रम करा सकते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। वहीं चौथे भाव में राहु अगर हैं तो यहाँ माता से रिलेटेड थोड़ा वो कष्ट दे सकते हैं, लेकिन भूमि भवन वाहन का सुख आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यय अधिक करा सकते हैं और कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं। पंचम भाव में राहु, देखिए अगर कोई भी पापक ग्रह त्रिकोण में बैठता है तो वहाँ पे शुभ फल देने लगता है। हालांकि कार्य में देरी अवश्य होती है। जो कि पापक ग्रह हैं वो अपना जो है कारकत्व तो नहीं छोड़ते हैं, और वो यहाँ 5वें भाव में बैठे राहु संतानोत्पत्ति में देरी कर सकते हैं, पढ़ाई में बाधा डाल सकते हैं। 6वें भाव में राहु के होने की वजह से अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 6वें भाव में राहु कारक हो जाते हैं। यहाँ पे शत्रुओं पर भी विजय दिलाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का घर है और कंपटीशन का भी घर है। 7वें भाव में बैठे राहु वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। वहीं 8वें भाव में बैठे राहु, 8वें में राहु हैं तो यहाँ पे दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय भाव में केतु हैं तो द्वितीय भाव में केतु कारक हो जाते हैं और वो अचानक धन लाभ भी आपको करा सकते हैं। तो वहीं भाग्य भाव में राहु के होने की वजह से भाग्य का साथ आपको मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। छोटे भाई बहन से कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। देखिए 10वें भाव में राहु के होने की वजह से राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, हालांकि पिता से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। और 11 भाव में राहु के होने की वजह से आपकी इनकम अच्छी होगी, क्योंकि 11 भाव में राहु कारक हो जाते हैं और यहाँ पे वो आपको धन लाभ कराने वाले होते हैं और धन के कई स्रोत भी बना सकते हैं, कई स्रोत से आप पैसा कमा सकते हैं। तो वहीं 12वें भाव में बैठे राहु ज़्यादा व्यय करा सकते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको फंसा सकते हैं। दोस्तों कालसर्प योग में लग्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप वृष लग्न में हैं, मिथुन में हैं, कन्या में हैं, तुला, मकर और कुंभ लग्न है आपका, तो यहाँ आपको कालसर्प योग से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लग्न मेष है, कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है और मीन है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इस कुंडली में देखिए पंचमेश मंगल, ये 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की है और यहाँ कार्य क्षेत्र के स्वामी जो कर्म स्थान के स्वामी हैं 1 नंबर मेष राशि मंगल की है। दोनों राशियों के स्वामी मंगल देव अपने उच्च की राशि में 7वें भाव में बैठे हैं। मंगल यहाँ उच्च के होके बैठे हैं। 5वां भाव है खेल का, शिक्षा का, संतान का, और ये भाव है कर्म का। तो कर्म का खेल से रिलेशन हो रहा है और मंगल देव यहाँ पे उच्च के होके बैठे हैं 7वें भाव में, तो जातक का संबंध खेल से होगा। और यहाँ पे मंगल देव उच्च के होके रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि राजा के समान जीवन देता है। और वो चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, जो कि कर्म स्थान है। और यहाँ पे सूर्य देव बैठे हैं, जो कि अपनी उच्च की राशि में 1 नंबर मेष राशि में बैठे हैं उच्च का होके। और सूर्य कौन है यहाँ पे? सूर्य धनेश हैं और शुक्र जो है आयेश हैं। तो यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे धनेश सूर्य का उच्च का होना और यहाँ पे ही शुक्र का होना जो कि लाभेश है, दोनों की युति होना, तो यहाँ पे ये महाधनवान योग बन रहा है। और यहाँ पे गुरु षष्ठेश और नवमेश होके मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। आप देख सकते हैं गुरुदेव 10 नंबर में मकर के हैं और मंगल देव उच्च के हैं, तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन रहा है। 5वें भाव के स्वामी ये लव अफेयर्स का घर है, मतलब प्रेम प्रसंग का घर है। और 5वें घर के स्वामी मंगल देव यहाँ 7वें भाव में उच्च के होके बैठे हैं, तो ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जातक का विवाह का प्रेम विवाह होगा। चंद्रमा 6ठे भाव में राहु के साथ हैं, तो मानसिक परेशानी भी रहेगी। 10वें भाव में उच्च के सूर्य पर उनके मित्र मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, जो कि खुद उच्च के हैं
उच्च के मंगल की उच्च के सूर्य पर दृष्टि ये सरकार से संबंध को दिखाती है। दोस्तों, काल सर्प दोष की इससे बुरी कुंडली नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ राहु और केतु दोनों अपनी नीच की राशियों में बैठे हैं और नीच के हैं। तो जब इस कुंडली में अच्छा परिणाम मिल सकता है तो बाकी कुंडलियों में क्यों नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कुंडली जो आप देख रहे हैं वो भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली है। और आज उनको कौन नहीं जानता और उनके पास किस चीज़ की कमी है। भारत में ऐसे बहुत से ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं जिनमें कालसर्प दोष है। लता मंगेशकर जी, धीरूभाई अंबानी जी, रजनीकांत जी, लेकिन वो सभी सफल हैं और थे। तो आशा करता हूँ कालसर्प दोष के बारे में आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपका सारा डर आपके मन से निकल गया होगा। अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष बन रहा है तो आप महाकाल भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, निश्चित ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को प्रोपेगेट करता है और दूसरों तक पहुँचाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।